मैम आप म्यूट पे हो। मैम वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आई बेटा? हाँ मैम। भूल गई थी मैं लगाना, क्लास की आदत है उस। चलिए, वर्ड मीनिंग हो गई आप लोगों की? कंप्लीट कर लो। कितना बचा है अभी? मैम थोड़ा ही बचा है। हाँ कर लो फटाफट से कर लो, फिर मैं बताती हूँ। आए हैं ना, निकालो बेटा, बुक निकालो। इसमें का मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताती हूँ, संचयन का नहीं, मीरा के पद का। उसमें से आपको होमवर्क में दिया जाएगा, एक अभी करोगे, बाकी होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं है। ये नहीं, ये मैं बाद में बताती हूँ। आप पहले ये बुक मुझे एक दे दो, एक में आप दो देखो, ठीक है? इसमें से अरे हाँ, इसका भी ओरल तो हुआ नहीं अभी, इसके एमसीक्यू उसके ओरल नहीं हुए ना। हाँ आप लोगों का भी बचा है, आपका भी बचा वर्ड मीनिंग हो गया। मैम हाँ मैम आपने वर्ड मीनिंग टेक्स्ट बुक से लिखने के लिए बोला है या वॉल्यूम से? देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में कम है, वॉल्यूम में ज्यादा है, तो ज्यादा पूरा नहीं लिखना है। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसमें काफी दिए हुए हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, वो भी दिया है वॉल्यूम में, तो आप वॉल्यूम से लिख लो। उसमें से जो आपको आता है, जो वो आता है वो मत लिखो, जो डिफिकल्ट है वही लिखो, ठीक है? और अभी सुनिए, अभी नहीं हो रहा है, आप घर में हो ना, थोड़ा ज्यादा टाइम देकर पढ़ सकते हो, तो अभी रुक जाओ, बाद में वॉल्यूम से देखकर लिख लेना, टिक लगा लो। इसमें से अभी उतना स्पेस छोड़ देना, या अभी टाइम मिलता है तो आप लिखते रहना। मैं क्वेश्चन आंसर में टिक लगवा रही हूँ, उसके पहले मैं ओरल कराऊंगी, जैसा मैं साखी का आप लोग थे कराई थी कि नहीं आपके क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा। साखी का ओरल कराया था मैंने एमसीक्यू उसका, आप लोग नहीं थे उस समय, ठीक है? तो इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप वॉल्यूम में निकाल लो, वहां से ऑप्शन देखो, आंसर मुझे बताओ। आंसर मत देखो, सिर्फ ऑप्शन देखो, ठीक है? मैम मेरे पास नहीं है मैम, सिर्फ उसके पास ही है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सुनो और आंसर ऐसे ही बता सकते हो तो बताओ। ठीक है मैम, ट्राई करता हूँ मैम, ट्राई। हाँ ठीक है, चलिए आप लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग सबकी हो गई, आपकी जितनी बची है आप लोग बाद में कर लेना, ओके? पहले ओरल ये एमसीक्यूज पर ध्यान दीजिए। यहाँ हर शब्द, अब ये वाला पहला वाला पैराग्राफ, जैसा आपको पता है ना, पठित गद्यांश और पठित पद्यांश दोनों आएगा, 3 पैसेज आएंगे ना, तो उसमें से गद्य पद यानी कहानी स्टोरी में भी आएगी और कविता में भी आएगी। तो इसमें पहला वाला है हरियाप हरो जनरी भीर, वो वाला पूरा पैराग्राफ, हरो म्यारी भीर, मतलब वो 4 लाइन वाला पैराग्राफ आपका, 5 लाइन वाला। अब यहाँ हर शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पर ऑप्शन में राम, ये जो जो भी दिए हैं, तो वहां पर ईश्वर है, तो ईश्वर के लिए आया है, ठीक है? द्रौपदी री लाज राखी, सॉरी, द्रौपदी की लाज किसने रखी थी? कृष्ण ने। मानो ये आंसर आप बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना? कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई थी? उसे वस्त्र प्रदान करके। ऑप्शन देख के बताओ बेटा, है ना? उसे वस्त्र प्रदान करके। मानो आप सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। नरहरि रूप धारण करके ईश्वर ने किसकी रक्षा की थी? प्रहलाद की। प्रहलाद की। प्रहलाद की।
मीरा प्रभु से क्या चाहती है? मीरा, मनस्विनी आप बताइए, आपके पास बुक है? मीरा प्रभु से क्या चाहती है? ऑप्शन देखिए। अपनी पीड़ाओं का हरण। यस, अपनी पीड़ाओं का हरण। ठीक है, पीड़ा मतलब दर्द, दुख। भीर है ना, भीर मतलब पीड़ा, दुख, दर्द। ईश्वर ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? चीर बढ़ाकर, काट कर, फाड़ कर, बढ़ाकर है तो उसमें बढ़ाकर आएगा। काटी कुंजर में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप लोगों ने पढ़ा है कभी पहले? नहीं पढ़ा है। इसमें अलंकार होगा बेटा अनुप्रास अलंकार। जिस शब्द में, जिस वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें काटी कुंजर का कई बार आया, यानी 2 बार आया है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि ईश्वर ने किसके दुख दूर किए? द्रौपदी के, प्रहलाद के, गजराज के, उपरोक्त सभी के। मैम उपरयुक्त सभी। मैम उपरोक्त सभी के। उपरोक्त सभी मतलब सबका दुख किया था तो उपरोक्त सभी के आएगा बेटा, आप लोगों का आंसर करेक्ट। मीरा ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? नहीं, पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर देना है। जो स्टैंजा पूछा गया उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। मीरा के दुख दूर कर दे, ठीक है। वो दूसरे में है ना, चाकर राखो जी वाला। मीरा किसकी नौकरानी बनना चाहती है? कृष्ण की। यहाँ कृष्ण दिया है ना बेटा। मैम एक क्वेश्चन आपने मिस किया। क्या बेटा? मैम आपने भीर का क्या अर्थ है वो क्वेश्चन आपने अच्छा, ओके ओके, हाँ, भीर का क्या अर्थ है? पीड़ा। पीड़ा। हाँ ठीक है। मीरा किसकी नौकरानी? कृष्ण की, ये हो गया। मीरा नौकरानी क्यों बनना चाहती है? कृष्ण के प्रति समर्पण हेतु, है ना, करेक्ट। मीरा वृंदावन की गलियों में क्यों रहना चाहती है? कृष्ण की लीलाएं गाने के लिए। मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? ये थोड़ा सा है दिमाग का, क्या होगा? प्रभु दर्शन। मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? नहीं, भाव भक्ति तो जागीरी में मिलेगी। नाम स्मरण। एक मिनट, मीरा को जेब खर्च के रूप में, जेब खर्च यहाँ पर देखो क्या है? चाकर राशि बाग लगासी, चाकरी में दर्शन पासी, सुमरन पासी खर्ची। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैम प्रभु दर्शन। सुमरन। नहीं नहीं, एक मिनट बेटा। चाकरी में दर्शन पास्यू, चाकरी में दर्शन पाऊंगी, सुमरण पासू खर्ची। खर्ची मतलब जेब खर्च के रूप में नाम स्मरण, सुमरण मतलब नाम स्मरण। समझ में आया? सुमरण मतलब नाम। हाँ मैम नाम स्मरण मतलब भगवान का नाम याद करना, भगवान को बार बार याद करना, उनको सुमिरना। सुमिरना मतलब उनका नाम लेना, ठीक है। फिर है, मीरा कौन सी संपत्ति चाहती है? ध्यान से समझो ये थोड़ा। हाँ, यहाँ पर भाव भक्ति आएगा। यहाँ पर है ना एक मिनट, भाव भक्ति जागीरी। जागीरी का मैंने क्या बताया था? जागीरी मतलब संपत्ति। समझ आया? तो मीरा कौन सी संपत्ति चाहती है? भाव भक्ति की, वो संपत्ति के रूप में प्राप्त करेगी। फिर है, श्याम की चाकरी कौन करना चाहता है? वेरी सिंपल, मीरा। भाव भक्ति में कौन सा अलंकार है? सेम वही, अनुप्रास। हाँ, चाकर बनकर क्या किया जाएगा? बाग लगाना। चाकर रहती हूँ, बाग लगाती हूँ, है ना, तो बाग लगाना। वृंदावन की गलियों में घूमकर कवि कवयित्री द्वारा क्या किया जाएगा? मनस्विनी क्या करेंगे?
मैम वृंदावन की गलियों में घूमकर कवि कवयित्री द्वारा क्या किया जाएगा? मैम ईश्वर पे दर्शन नहीं, गलियों में घूमकर गुणगान, है ना? हाँ लीला वो है ना, उसमें आप पढ़ो अगर, गोविंद लीला गास्यु, तो लीला गास्यु मतलब उनके गुणगान करना। ठीक, फिर कौन सा क्या है इसमें? श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त ने क्या खर्चने की बात की है? सुमरन रूपी खर्च, पैसा, सुमरन रूपी पैसा। सांवरिया कौन है? ये 1 मिनट, कोई नहीं, मानव बताएगा सांवरिया कौन है। मैम ऑप्शन से क्या? ओ भाई, ऑप्शन देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण, भगवान राम, मीरा के पति भगवान विष्णु। 1 मिनट मैम, वापस हो सकते ऑप्शन से? अभी अब क्या बोलूं तुमको। सांवरिया चैप्टर में अभी पढ़ा ना, कृष्ण के लिए सांवरिया का प्रयोग हुआ है ना चैप्टर में। वो हाँ थोड़ा नाना जी के घर से ना क्लासरूम में आ जाओ बेटा। आता हूँ मैम, आता हूँ। हाँ, क्लासरूम में आओ। कौन सा शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है? अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ, मोहन, मुरली वाला, पीताम्बर, गिरधर। पहले सुनो, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं मैम प्रयुक्त? हाँ, मैम पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर उनका कपड़ा था। समझ में आया? पीताम्बर, हाँ आपने करेक्ट बताया था, पीताम्बर उनका कपड़ा था। और भगवान के लिए तो सारा आया था ना, मोहन आया, मुरली वाला आया, गिरधर आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर फिर आंसर करना रहेगा। मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती हैं? ऑप्शन देखकर बताइए। नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण। करेक्ट। मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती हैं? सखी के रूप में, पत्नी के रूप में, राधा के रूप में, आराधिका के रूप में? आराधिका के रूप में। मीरा का मन अधीर क्यों है? कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण, है ना? उनको अधीर मतलब व्याकुल, वो उनसे मिलना चाहती है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, परेशान है, बेचैन है। मैम आप वापस रिपीट कर सकते? मीरा का मन अधीर क्यों है? अधीर मतलब व्याकुल क्यों है? तो इसका है कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण, बहुत ज्यादा उनको मिलने की इच्छा हो रही, इसलिए वो व्याकुल है। गले में वैजंती फूलों की माला किसने पहनी है? कृष्ण ने। कृष्ण ने। हाँ। मोहन वृंदावन में क्या करते हैं? 1 मिनट, आप लोग नहीं बोलोगे, अभी मानव ही बताएगा। मोहन वृंदावन में क्या करते हैं? वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। धेनु मतलब बताओ, मनस्विनी बताओ। मैम गाय चराते। गाय चराते हैं। मानो अभी तुमको वापस लाना पड़ेगा, वो 1 मंथ के पहले वापस आ जाओ क्लास में। अब मैम मेरे पास वॉल्यूम भी नहीं है मैम। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं तो तुक्का लगा देते हैं ना। ऐसा नहीं मैम। चलो कोई नहीं। मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनकर क्या करना चाहती है? ईश्वर के दर्शन पाना। ठीक है। मीरा अपने प्रियतम से कहाँ मिलना चाहती है? यमुना नदी के किनारे। मीरा का हृदय व्याकुल क्यों है? अपने इष्ट को मिलने के लिए, पाने के लिए। ठीक है, चलो ये आप लोगों का हो गया। बेटा आप बुक लेके अभी एक बार पढ़ लेना पूरा, मानव। ठीक है, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस देख लेना। अब इसके बाद इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक लगाओ, जो आपको करना है। एक पेज नंबर पेज नंबर 124, पेज नंबर 124, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कौन सा रहेगा?
अभी एक करना है, बाकी होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं दूंगी, बस थोड़ा ही है। एक सेकेंड बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका रहेगा। फिर 127 का सेकेंड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सेकेंड वाला। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, उदाहरण सहित। कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये आपको सीखना है। हाँ बेटा बोलो। मैम 127 पेज में कौन सा क्वेश्चन? 127 में महत्वपूर्ण का सेकेंड क्वेश्चन ये है ना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। सो उदाहरण मतलब उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। अब वो और पहले पद में मीरा ने ये करके दोनों का आंसर लगभग सेम है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका अलग है। तो ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसा आंसर लिखना है। ठीक है, तो अभी आप लोग लिखा दूं या छोड़ दूं? 4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे ना, ज्यादा नहीं है ना, हो जाएगा? अभी या घर पे? घर पे मैम अभी लिखा दो, मैम अभी लिखा दो। होमवर्क में कर लो, ठीक है, होमवर्क में कर लो, इसके बाद हरिहर काका शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा मत घूमना, थोड़ा पढ़ के फिर हाँ मैम, हाँ मैम। रूम में लिख लेना, फिर बाहर जाना, बाहर जाने के बाद रूम में आने का मन नहीं होगा। बोल दो ठीक है मैम। मैम तो मजे ले रही, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना। चलो ठीक है मैम। हाँ, ये आपका मीरा के पद भी हो गया। फर्स्ट टेस्ट जो आपका लगेगा उसमें 3 चैप्टर आएंगे, जो भी जब भी लगेगा, मुझे नहीं पता कब लगेगा, वैसे कमिंग संडे, मतलब कल तो नहीं है, इसके बाद वाले संडे शायद में भी लग सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ तीनों 15 15 नंबर का। कैसा रहेगा? एमसीक्यूज भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। हाँ समझ में आया? ये तीनों का एक टेस्ट होगा, ध्यान से पढ़ के समझ के करना है। चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे। हरिहर काका टिक लगा लिया सबने होमवर्क में? चारों अभी यहाँ बहुत लिख लिया आप लोगों ने सुबह से, इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ अभी। चलो लेकिन कर लेना ईमानदारी से सब लोग, है ना? हरिहर काका, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तो दादाजी है, उनके बारे में बात होगी इसमें, है ना? इस पाठ में इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। इस पाठ में उन्होंने बताया है लेखक ने कि वो उनके पड़ोसी हैं, किसके? हरिहर काका के। और हरिहर काका की क्या स्थिति हुई थी उसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। ठीक है, अभी इसमें ध्यान से सुनिएगा। पाठ का मेन उद्देश्य क्या है ये बताना है कि इंसान को अपनी प्रॉपर्टी कब तक नहीं किसी को देना चाहिए, जब तक वो जिंदा रहे। ठीक है, और किसी को पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी आप बच्चे हैं तो आप किसी के पीछे भी नहीं पड़ो, नहीं आप अपनी प्रॉपर्टी, मुझे मैं ऐसा बता रही हूँ, आप लोग को ऐसा ना सोचो मुझे मैम बोल रही है, तो किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है कि नहीं मुझे अपनी प्रॉपर्टी मुझे दो, जब तक वो जिंदा है बिल्कुल नहीं बोलना। और कोई और बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो भी, उसको भी नहीं देना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से ऐसा पता चलता है। ध्यान से बुक में देखिए सब लोग सामने से। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। ये कौन लिख रहा है? लेखक लिख रहे हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। अब यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं? स्टार्ट। इसके बाद कोई तो घटना घटी है, उसके बाद हरिहर काका की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनसे कोई भी बात कर रहा है तो वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लेखक उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जिससे वो अपनी हर बातें शेयर करते थे, हर बातें बताते थे, उनसे भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब उनके हाल चाल के बारे में पूछते थे लेखक, तो वो सिर उठाकर देखकर और फिर चुपचाप लेट जाते थे। ठीक है,
अब वो कौन सी घटना है ये लेखक बाद में बताएंगे। वो घटना ये है कि हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन थी, जो कि उन्होंने अपने भाइयों के नाम नहीं की थी। अभी क्या, हरिहर काका की शादी तो 2 हुई थी, लेकिन बच्चे एक भी नहीं थे। उनकी 2 पत्नियां दोनों ही मर गई थी। तो ऐसे में हरिहर काका अकेले रह गए थे। उनको क्या लगा कि तीसरी शादी के लिए लोगों ने बोला, लेकिन उनको लगा कि अगर जिंदा रहना होता तो 2 शादी में ही जिंदा रहती कोई भी पत्नी, अभी तीसरी करें वो भी मर जाए। तो उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया और फिर वो भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार मानकर उन्हीं के साथ रहने लगे थे। अब ऐसे में आपको पता है, जब किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो लोगों का क्या नजरिया होता है उसके प्रति? सम्मान ज्यादा देते हैं। और कब तक देते हैं? हाँ, लेकिन कब तक लगाते हैं? जब तक प्रॉपर्टी है। और अगर प्रॉपर्टी उसने उसके नाम कर दी तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। पता है ना सबको। तो यहाँ पर हरिहर काका को लगा कि मेरे अपनी फैमिली नहीं है तो मैं इन भाइयों के साथ रहूंगा, ये इनका हमारा ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता है, तो साथ में रहेंगे, दूसरे को क्यों देना। ऐसा होता था, पहले होता था, अभी भी होता है। तो उन्होंने वो साथ में रहना शुरू किया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भाइयों की पत्नियां जो थी थोड़े दिन तो ध्यान दी, उसके बाद वो लोग कैसे ना टाइम पर खाना देना, ना उनका बीमार हो तो उनका ध्यान रखना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम मतलब होती थी उनको। बहुत लंबी कहानी है, चलो इसी में पढ़ते हैं, नहीं तो इतना ये बताएंगे उतना ये पढ़ना पड़ेगा। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच, यंत्रणाओं मतलब कष्टों या दुखों के बीच वो घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंसान, जैसा कि अभी हम लोगों ने, नहीं वो आईसीएससी का था, आंखों से ही इंसान की हर चीज का पता चलता है ना, वो खुश है, दुखी है, या वो कोई प्रॉब्लम में है, चिंता, मतलब हर चीज का पता फेस से चलता है और खास करके आंखों से। गुस्सा रहता है तो भी आंख से पता चलता है। तो यहाँ पर वही लेखक ने लिखा कि उनको देखकर, उनकी आंखों को देखने से ही काफी कुछ पता चल जाता था। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। कौन बोल रहा है? लेखक। अपने गांव में जिन चंद लोगों, चंद मतलब कुछ लोगों में से मैं चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण है। उनमें प्रमुख, बेटा उसमें आसक्ति का मतलब है लगाव के, उनसे जो मेरा लगाव, वैचारिक मतलब विचार, ठीक है, वैचारिक कारण है। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन से मुझे बहुत दुलार करते थे। मतलब 2 कारण था कि वो बचपन में उनको बहुत प्यार करते थे और दूसरा क्या है, वो पड़ोस में रहते हैं। अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। ऐसे में क्या होता है, बच्चा किसको ज्यादा प्यार करता है? जो उसके साथ प्यार से रहता है, वो जो अपनापन देता है, जो लगाव रखता है, वो बच्चा उसी से अपनापन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपने घर का हो तभी, बाहर का भी अगर कोई, आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे बच्चों को देखा होगा कि पड़ोस का मतलब पड़ोस में कोई रहता है और वो बच्चे को बहुत पसंद करता है उसको हमेशा, तो बच्चा उसके घर में ही रहना चाहता है, ऐसे भी होते हैं। तो उस तरह से इनका भी वही था, लेखक का भी, कि वो हरिहर काका के साथ ज्यादा टाइम रहते थे और हरिहर काका भी बच्चे जैसा उनको मानते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना होना मतलब बड़ा होना, जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, इंतजार किया था। माँ बताती है कि मुझे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। माँ क्या बताती है कि हरिहर काका की जब से मेरी दोस्ती हुई है
इससे ज्यादा दोस्ती उनकी और किसी से नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। एक समय आता है ना जब इंसान का मतलब दिल टूट जाना, या एकदम किसी चीज का शौक लग जाना, जो चीज वो सोचा भी ना हो ऐसी चीजें होती हैं, तो इंसान एकदम बोलना बंद कर देता है, किसी से बातें करने का भी उसका मन नहीं होता। वैसी स्थिति में हरिहर काका आ गए थे। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो। बीच मझधार मतलब एकदम जल के बीच बीच में, बीच प्रवाह में, क्या है, जल प्रवाह का भवसागर के मध्य में फंसी हो, और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों। अभी क्या है कि अगर कोई भी नाव बीच में फंसी हुई है और उसमें चिल्लाने वाले लोग चिल्लाएंगे, लेकिन आवाज जाएगी क्या, ना इस किनारे पर जाएगी ना उस किनारे पर, वो बीच में ही आवाज रह जाएगी। मझधार मतलब बीच में। हाँ, दूर कर फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाना मतलब गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति में बीच में जी रहे थे हरिहर काका घिर गए थे, सॉरी, स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। अभी हरिहर काका किस स्थिति में है कि वो जीना चाहते भी हैं और नहीं भी, मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। यहाँ तक क्लियर सबको, समझा? ठीक है, आगे देखिए। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है, कौन सोचता है? लेखक सोचता है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। कहकर हल्का होना मतलब, हाँ, हमारी बात कोई हमें दुखी कर रही है तो उससे हम किसी को से शेयर करते हैं तो मन थोड़ा हल्का होता है। वैसे किसी से नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, रहीमन निज मन की व्यथा मनी राखो गोय, तो उसमें है, हाँ उसी में है ना। तो उसमें लेकिन बातें बतानी भी चाहिए। किसको बतानी चाहिए? अपने पेरेंट्स को, या जो आपका बहुत क्लोज हो, जिसको आप पूरा विश्वास जिस पर करते हैं उसी को बताओ, नहीं तो किसी को मत बताओ। सिर्फ अपने घर वालों को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ। तो वही इसमें था कि हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक क्या बोल रहे हैं कि अगर हरिहर काका की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही गूंगा हो जाता, गूंगेपन का शिकार। गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता। ठीक, हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब नहीं मिल रहा है। कहाँ पर है? पेज नंबर 2 पर सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन। नहीं, उंगली रखकर पढ़ो तो समझेगा। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। यहाँ पर एक शब्द है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी किसे कहा गया है? एक देवस्थल है, मतलब एक संत आए थे, वो एक छोटी सी मूर्ति लेकर आए थे। गांव में बहुत पहले एक संत आए, इस गांव में, लेखक के गांव में बहुत पहले एक संत आए, वो एक छोटी सी मूर्ति लेकर आए थे। उसको एक जगह रखकर और पूजा पाठ करते थे, गांव में जाते थे, घूमते थे, जो उनको खाने पीने का मिलता था वो खाते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया था, गांव के लोगों को उस मूर्ति के लिए, यानी उसके लिए ये प्रोत्साहित करते थे, पूजा पाठ की तरफ उनको आकर्षित करते थे। और ऐसे में क्या होता है, इंसान मन्नत मांगता है, अगर मन्नत पूरी हुई तो लोगों की आस्था बढ़ती है, और आस्था बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, दान बढ़ाते हैं। और वहां पे क्या हुआ कि वो जब उसके तरफ गांव वाले जाने लगे और उनकी मन्नत पूरी होने लगी, तो कोई धन देता, कोई पैसा देता, कोई जमीन देता, ऐसे करके वहां पर देते देते वो ठाकुरबाड़ी काफी बड़ी बन गई। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा कि उसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा गांव कस्बाई शहर। लेखक का गांव कहाँ? कस्बाई। हाँ बेटा बोलो। मैम ठाकुरबाड़ी मतलब
लो अभी यही मतलब लाइक ठाकुर बारी एक मतलब वर्ड में। बता रही हूँ बेटा। ठाकुर बारी मतलब वो जो संत आए थे ना, वो एक मूर्ति लेकर आए थे, तो एक जगह पर रखकर उसकी पूजा करते थे। गांव वाले भी पूजा करने लगे, और गांव जानते हो कि पूजा होती है तो लोग धीरे धीरे मन्नत मानते हैं ना, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का अच्छी नौकरी लग जाए, या मेरा ये काम हो जाए, तरह तरह की लोगों की होती है ना। तो जब उनकी मन्नत पूरी होती थी तो लोग ले जाकर वहां पर कुछ पैसे दे आते, अनाज दे आते, कुछ लोग तो अपनी जमीन भी दे आते। ऐसा करते करते वो काफी बड़ी हो गई थी। यानी ठाकुरबाड़ी का मतलब देवस्थल, जहाँ पर भगवान की पूजा होती थी। ठीक है। ओके मैम। हाँ। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मैम मैम आवाज नहीं आ- हेलो मानव, सुनाई दे रहा है सर। क्लियरली आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है सर। अभी आ रही है आवाज? ठीक है बेटा, आगे देखिए फिर। हाँ, क्या होने लगा आपस में डिस्कस। चलो, मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, बाजार पर बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष। क्या है? एक बड़ा सा तालाब है, और बरगद, बरगद का क्या होता है? बरगद का पेड़ है, बनयान। हाँ। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। समझ में आया? विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग क्या कहते हैं? ठाकुरबाड़ी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन है आपके उसमें कि गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई। तो गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में ही कहानी प्रचलित, गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके, चंदा मतलब क्या होता है? हाँ, डोनेशन। डोनेशन नहीं, डोनेशन नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं ना पैसा जमा करना किसी तो डोनेशन को नहीं बोलते हैं। पैसे इकट्ठा करके उसको चंदा, वो चंदा तो लिखा है, पैसा इकट्ठा करना। अरे अपनी मर्जी। हाँ, अपनी मर्जी से देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कुछ उसका दूसरा है। किसी जरूरतमंद को देते हैं। चंदा मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जब कई लोग पैसा कलेक्ट करते हैं उसको चंदा बोला जाता है। जैसे क्या होता है इसमें अपना गणपति में कलेक्ट करते हैं ना, तो वो सब क्या है? चंदा होता है। ठीक है, पैसे सबसे लेकर फिर वो करते हैं बड़ा काम, तो वो चंदा कहलाता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन को उसको हिंदी में उसको बोलते हैं।
चलो ले आ रहा है। चंदा करके यहाँ ठाकुर बारी जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो अच्छे घर, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी से में ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते। कलेवर मतलब उसका एरिया जो है वो बढ़ता है। कहाँ पर है? हाँ, कलेवर मतलब उसका एरिया जो है वो बढ़ता गया। कलेवर मतलब अगल बगल का जो जगह था ना, मन्नत मानते हैं ना, मन्नत मानते हैं ना। जैसे आप लोग मेरा इतना परसेंट आएगा तो भगवान मैं आपकी पूजा करूंगा, वैसे ही फिर जिसमें जिनको सफलता मिलती हाँ वो ये सब देते थे, अधिक खुशी होती थी। एक बच्चा था हम लोग मतलब पास में, तो वैसे पूजा करना वो अलग बात है, लेकिन वो जा रहा था रिपोर्ट कार्ड लेने। अब रिपोर्ट कार्ड जब बन चुका है तो भगवान की पूजा करने से चेंज तो नहीं होगा ना। रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहा था, मंदिर में घुस गया। हम लोग सोच रहे कहाँ गया, पता चला वो मंदिर में गया भगवान के आगे हाथ जोड़ने। तो ऐसे ऐसे मनौती होती है। कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब सफलता मिल जाती, मन मुताबिक उनको मन की मुराद पूरी होती, तो वो क्या करते थे, अपने खेत का थोड़ा हिस्सा ठाकुर बारी के नाम कर देते। यह परंपरा आज तक जारी है, मतलब शुरू से आज तक, जब तक लेखक ने लिखा तब तक वो परंपरा चल रही थी। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। वैसे भी सबको ईश्वर पर विश्वास होता है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। मतलब और चीज तो उतना नहीं विकास और चीज का हुआ, लेकिन ये मनौती की वजह से ठाकुरबाड़ी यानी उस मंदिर का विकास बहुत जल्दी हुआ। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। समझ आया यहाँ तक सबको? ठाकुरबाड़ी बरगद का पेड़ है। हाँ, क्या बोलो? उस गांव में एक बड़ा तालाब, एक ठाकुरबाड़ी और एक बरगद का पेड़ है। 3 पहचान। ठीक है, ठाकुरबाड़ी मंदिर है। ठीक है, वहां पर वो संत आकर जो पूजा पाठ करने लगे थे मूर्ति रखकर, उसी को बढ़ते बढ़ते 3 पहचान मतलब कि वो तीनों की पूजा होती है। बेटा अभी मान लो आपको बोला गया कि तलोजा में कोई 3 चीजें बताओ पहचान के लिए, जिसको बोलते हैं मेट्रो। हाँ, तो बताओगे ना, हमारे आसपास मेट्रो है, हमारे पास में ये बड़ी बिल्डिंग है, या हमारे पास में कॉलेज है, या यही होता है ना पहचान। तो उस तरह से उनके गांव में वो 3 मेन चीजें थी जो कि बहुत अलग टाइप की। अलग मतलब उससे वो जाना जाता था। एक बड़ा बरगद का पेड़, एक बड़ा तालाब और एक ठाकुरबाड़ी। समझ आया? तो ठाकुरबाड़ी मंदिर को बोला जाता है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करता है। संचालन मतलब उसका चलाने के लिए, उसकी देखरेख के लिए किसका करता था? पुजारी और महंत की। महंत जो होता है वो हेड होता है, पुजारी जो उसकी पूजा करता था। ठीक है, बाकी सब चीजें। अब बड़ा था तो वहां पर बहुत ज्यादा, अभी बड़े मंदिर में क्या होता है आपने देखा होगा ना कि वहां पर ढेर सारे पुजारी भी होता है, उसका एक हेड होता है, महंत होता है। वहां की देख रेख के लिए हर चीज प्रॉपर व्यवस्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस तरह से वहां पे भी थे और वो हर 3 साल में बदलते थे। यहाँ तक क्लियर? समझा बेटा आप लोगों को भी?
चलिए आगे देखिए। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर के जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे, धर्म से विमुख मतलब जो धर्म से हट रहे थे, जिन पर विश्वास नहीं हो रहा था, लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते मतलब बाउंड्री के अंदर, वो होता है ना बाउंड्री बोलते हैं, तो उसके अंदर तंबू लग जाता है। तंबू क्या है? टेंट। ठीक है, तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ आता है तो लोग बोलते हैं ना, जैसे ज्यादा बाढ़ आती है, सूखा आता है या कुछ ऐसा प्रलय वाला आता है, तो लोग क्या करते हैं, हवन यज्ञ पूजा पाठ शुरू होता है ना। कहीं पर आप क्या हुआ था कहीं कोविड के टाइम पर कितना लोगों ने शुरू किया ना, तो वो कुछ भी ऐसी आपदा विपदा आती है तो लोग भगवान को याद करते हैं, हवन पूजा यज्ञ शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली पर्व का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जैसे होता है ना, भगवान की सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो वो सब लोग कहाँ से करते थे? ठाकुर बाड़ी। मतलब पूरी तरह से वो लोग, अभी यहाँ पर एक हाँ ठाकुर क्या कोई सिंह ठाकुर वाले पूजा वाले देखो यहाँ पर ऐसा नाम लेके नहीं बताया गया, सिर्फ ठाकुर बाड़ी मतलब वहां पर ठाकुर जी यानी और राम कृष्ण कोई भी रूप में हो सकते हैं, यानी भगवान को ही ठाकुर जी बोला जाता है, तो किसी भी रूप में होंगे, नाम नहीं बताया जाता। ठीक है, वो भगवान से सिर्फ इतना। ठीक, होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। दिवाली का पहला दिन ठाकुर बाड़ी में ही जलता। जन्म, शादी या जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। कभी क्या होता है, जब जैसे अपने घर में कोई भी काम करना होता है ना, तो लोग बोलते हैं पहले भगवान को चढ़ा दो। तो उस तरह से गांव में सबकी आस्था हो गई थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले बता दो। तो सबसे पहले भगवान को करना है, चढ़ाना है, वहां से जाके ठाकुर बाड़ी में जाके फिर अपने घर में करना है। यहाँ पर एक शब्द है जन्म शादी। जन्म शादी तो सबको पता है। एक शब्द है जनेऊ। जनेऊ आप लोग जानते हैं, थ्रेड सेरेमनी जिसको बोलते हैं, जो थ्रेड सेरेमनी जो पेड़ के इसमें बांधते हैं। ओ बाबा वो नहीं, सब अलग ग्रामीण में जो होता है ना, वो चेंज करते हैं। हाँ, ब्राह्मणों में होता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म में कोई भी होता है, वो सिंह लोग भी मतलब जितने भी होते हैं हिंदू धर्म का है ये, कि वो ऐसे आपने किसी में साउथ में तो बहुत ही है, नॉर्थ में भी ऐसा नहीं है। नॉर्थ साउथ का मतलब नहीं है, वो हिंदू धर्म में माना जाता है और उसका एक संस्कार होता है कि उसमें पंडित जी आते हैं, वो कराते हैं पूजा पाठ, फिर लोगों को, बहुत लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ये भी एक तरह का शादी जैसा ही होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो पहना देखा है कभी? हाँ, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है। हाँ, व्हाइट, वो येलो से व्हाइट हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ व्हाइट भी होता है, मतलब ऐसा मत सोचना येलो और व्हाइट दोनों होता है। कभी कभी येलो का व्हाइट हो जाता है, कभी येलो कलर का वो धागा का ही बनता है तो वो येलो ही रहता है, तो उसको जनेऊ बोलते हैं। वो भी शादी के जैसा ही, उसका भी एक फंक्शन मतलब प्रोग्राम होता है, उसमें वो होता है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगौन निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अब इस लाइन में कई है, इस सेंटेंस में एक शब्द है खलिहान। खलिहान क्या है? खेत अलग है, खलिहान अलग है। फसल रखी जाती है। ये यहाँ फसल रखी जाती है, देखा है क्या? खलिहान मतलब होता है कि पहले के समय में क्या होता था, अभी तो खेत में ही ले जाकर मशीन ले जाते हैं, वहीं पर अनाज को अलग कर देते हैं, बाकी का उसका पीछे का पार्ट अलग कर देते हैं। पहले क्या होता था कि पहले इतनी मशीन का ये सब नहीं था, तो उसको लाकर पहले वो कट करके ले आके एक बड़ा सा एरिया होता था, वहां पर सारा इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो वो खलिहान बोला जाता था। यहाँ पर एक शब्द है दवनी।
दमनी का मतलब वहां पर क्या करते थे, पहले बैल को बैल जैसा एकदम परेशान करते थे, तो बैल को उस पर घुमाते थे, तो बैल के पैर से वो क्या अनाज अलग हो जाता था और बाकी का पार्ट अलग हो जाता था। बहुत पहले की, फिर उसके बाद दूसरा चला, अभी तो बहुत ज्यादा वो हो गया है। तो दमनी मतलब नीचे देखो क्या लिखा है, गेहूं निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। अनाज हुई ढेरी, ढेरी तैयार मतलब अनाज अलग हो जाता था, उसका बाकी का पार्ट अलग हो जाता था। तब ठाकुर जी के नाम अगऊ, अगऊ का मतलब होता है कि अभी जो पहले हम निकाल देते हैं किसी के नाम से, अनाज इकट्ठा हुआ, उसमें से थोड़ा पार्ट ईश्वर के नाम, भगवान के नाम निकाल दिया। जैसे कि क्या होता है, अभी वो खेत की बात थी, लेकिन जिसके घर में जॉब करने वाले लोग हैं, जब उनको महीने में पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, तो क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो है वो भगवान के नाम निकाल दिया जाता है, ठीक है। जितनी इच्छा है, ऐसा नहीं कि 1000, 2000, 100 भी निकले, 50 भी निकले, 1000 भी निकले, 500 निकले, जैसी जिसकी क्षमता है उतना इंसान निकाल के भगवान के नाम से रख देता है, या भगवान को चढ़ा आता है, जैसा जो करता है सबका अलग अलग है। तो अगऊ मतलब होता है प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश, ठीक। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा मानव मनस्विनी? आगे देखिए, ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते। अब आपको पता है पहले के समय में ज्यादातर लोग क्या करते थे, खेती ही करते थे ना, जॉब करने वाले तो बहुत कम लोग होते थे। और एक बात पता, हरियर काका के 4 भाई थे, चारों ही खेती में थे, मतलब खेत वाला ही काम करते थे। तो वहां पर लोगों को जब खेत से खेत का काम खत्म करके जो टाइम मिलता था, वो सब लोग कहाँ जाते थे, ठाकुर बाड़ी में जाते थे, वहीं पर बैठते, खाते पीते, मस्ती एंजॉय करते। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुना, ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों की क्या मान्यता थी कि मैं ठाकुर बाड़ी आ गया, यानी मंदिर में आ गया, तो मेरे सारे पाप धुल गए। क्या ऐसा होता है? गलत करेंगे तो वो तो गलत ही है ना। भगवान के पास जाकर गंगा नहाने से थोड़ी ना पाप धुल जाता है। तो कहने की बात है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। पाप नहीं करना चाहिए, पाप करोगे तो कितना गंगा माँ कितनी गंदी होगी, कितने लोगों को पाप होगी। परिस्थिति बस इधर हरियर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ। ये कौन है? मैं जाती हूँ, हाँ लेखक जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। ये फूटी आंख ना सुहाना मुहावरा है। अब फूटी आंख ना सुहाना मतलब बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं। दोनों जून मतलब 2 जून, जून महीना, टाइम, जून मतलब टाइम, दोनों समय, दोनों टाइम। हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। बात बनाना, अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं करते, सिर्फ वहां बैठे रहते हैं, खाते पीते हैं और बातें बनाते हैं। हरिहर काका 4 भाई। अब यहाँ पर हरिहर काका, अभी तक किसके बारे में बात की गई? ठाकुर बाड़ी के बारे में। अभी हरिहर काका की ये स्थिति होने का कारण कौन है? ये ठाकुर बाड़ी और हरिहर के भाई, मतलब हरिहर काका के भाई, ठीक है। इसीलिए लेखक ने लिखा कि हरिहर काका की ऐसी स्थिति के बारे में बताने से पहले मैं इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। सयाने मतलब बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। क्लर्की मतलब क्लर्क मतलब क्या होता है? स्टेनो होते हैं ना, हाँ असिस्टेंट ही बोल सकते हैं। स्टेनो जो लिखने, कोई तो अधिकारी होता है तो उसका लिखने पढ़ने का काम जो करते हैं ना, उनको स्टेनो बोलते हैं या क्लर्क, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफिस में पहले तो अधिकारी या फिर ऐसे प्राइवेट में भी कहीं पर बेटा जो कोई अधिकारी है उसका जो काम करता है उसको क्लर्क कहते हैं। प्योन चपरासी बेटा हो गया। लेकिन हरियर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, लेकिन क्या सब इतना परिवार तो है लेकिन हरियर काका के अपना कोई बच्चा नहीं है। भाइयों में हरियर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। ध्यान रखना, मान लो ऐसा हरियर काका के बारे में कुछ उनका परिचय देने का है तो ये लिखना पड़ेगा कि उनकी 2 शादी हुई लेकिन उनकी दोनों पत्नियां मर गई, एक भी बच्चा नहीं था, ऐसा लिखना पड़ेगा। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र मतलब ढलती, अभी एक उम्र के बाद शादी थोड़ी ना करते, तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उनको लगा कि अब बस मेरा यही जीवन है कि मैं भाइयों के परिवार के साथ रहूं और इसी में पड़ा रहूं। यहाँ तक क्लियर ना मनस्विनी? हाँ ठीक है, आगे देखिए। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है, ठीक है। 4 भाई थे, 60 बीघा खेत है तो एक भाई के हिस्से में कितना आएगा? खेत का बताओ। 4 भाई हैं, 60 बीघे खेत है। 50 ना, 15 बीघे एक के हिस्से में आया। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे। हाँ बेटा बोलो। मैम बीघे मतलब बीघे बेटा वो एक नाप है, ठीक है। खेत और जमीन को नापने का एक नाप है। जैसे विश्व होता है, फीट होता है, विश्व होता है, उसी तरह से बीघा होता है। अब विश्व जो होता है उसको 2 तरह का, एक तो 20 विश्व का 1 बीघा होता है और एक शायद 22 विश्व का 1 बीघा, तो यानी काफी जमीन, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा होगा बेटा, 15 बीघा मतलब आपका ये यूपी ना, सेंट्रल पार्क, हाँ सेंट्रल पार्क, उससे भी ज्यादा होगा बल्कि सेंट्रल पार्क। हाँ मैंने शायद पूरा तो कॉर्नर कर नहीं गई होगी, उतना तो होगा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा इतना। 15 नहीं, 60 का होगा, 15 तो उतना ही होगा, 15 तो उतना ही, ठीक है। कृषि कार्य, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। अब जब एक खेती सब मतलब खेती ही करते थे, एक ही जगह पर रहते थे, तो वो सब एक साथ संयुक्त परिवार में यानी एक साथ रहते थे। जॉब करते, हाँ जॉब करते तो बाहर जाते तो अलग हो जाते, या फिर साथ में रहते, वहां घर पे भी अलग हो सकते थे, लेकिन वो साथ में ही रहते थे क्योंकि उन लोगों की पहले के समय में इतना सब अलग नहीं होते थे, पहले जॉइंट फैमिली का ही सिस्टम था, प्रथा थी। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर की अच्छी तरह सेवा करें। अब सबको पता था कि उनकी शादी मतलब उनकी वाइफ नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, तो इन्हीं लोगों को उनका ध्यान रखना है। तो उनके सभी भाई अपनी पत्नियों को बता दिए थे कि उनका ध्यान रखना, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरियर की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला, मतलब कुछ दिन तो उन लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद हरियर पर कौन ध्यान देता है। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते। हरियर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। अब यहाँ पर एक शब्द है ठहर चौका। बेटा अभी तो हम लोग क्या डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, मतलब खाना नहीं चाहिए, खाते हैं लेकिन सही खाने का तरीका क्या है, अभी भी धीरे धीरे रूल चेंज हो रहा है। अभी लोग नीचे भी बैठ के खाना शुरू कर रहे हैं, है ना। सही तरीके से खाना खाने का है कि जमीन में वो ऐसा बैठकर तरीके से वो खाना, जो कि बहुत पहले होता था। अभी वो आप जाओगे ना इसके लिए, अपने बाबा रामदेव ने वो वही बताते हैं ना, ऐसा बैठो, ये करो, वो करो। तो
उसमें क्या है कि वो पहले तो डाइनिंग टेबल होता नहीं था, तो जमीन में कच्ची जमीन होती थी, फर्श भी नहीं होता था, तो वहां पर पहले वो करते थे, पानी से साफ करते थे, फिर वहां पर वो पीढ़ा होता है ना जिसको बोलते हैं, वो रखा जाता था, फिर खाना लोग खाते थे। तो उसी को बोला गया है ठहर चौका, मतलब जमीन साफ करके वहां पर वो रखकर, और पंखा चलते, यानी तब तो ये फैन नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, तो हैंड फैन होता है ना, तो उसको चलाते हुए अपने अपने हस्बैंड को यानी पति को खाना खिलाती हरियर काका के आगे तो बच्ची, और उसके बाद जो बच्चा खुचा रहता वो हरियर काका को वो लोग देते थे। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, कभी कभी क्या था, हरियर काका को जो बचा खुचा रूखा सूखा जो भी मिलता था वही खाकर उनको चुप रहना पड़ता था, संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती, अब यहाँ पर देखिए कि खाना पीना तो चलो जैसा तैसा सूखा रूखा खा लेते थे, लेकिन अगर बीमार हो जाते थे तो भी उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाती, इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल मतलब व्यस्त रहते, लगे रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, धमा चौकड़ी मतलब शैतानी उछल कूद ये सब। मर्द खेतों पर गए हो रहे थे, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। दालान का मतलब होता है बेटा, अभी जैसा क्या होता है, हम लोग हॉल में ही गेस्ट आते हैं तो हॉल में ही रहते हैं, वो सब एक साथ है। पहले क्या होता था, गेस्ट के लिए घर से थोड़ा हटकर एक रूम बनाया जाता था जिसको दालान बोला जाता था, लेकिन गेस्ट रूम बोल सकते हैं उसको, वैसे दालान बोला जाता है। अपनी पत्नियों को याद करके हरियर काका की आंखें भर आती। अब आदमी जब बीमार होता है ना तो उसको किसकी याद आती है, अपनों की याद आती है। बच्चे बीमार होते हैं तो किसको याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। अभी वो हरियर काका की माँ तो बहुत पहले मर गई होगी, तो किसको याद कर रहे थे, अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। मुझे बीमार रहने पर पानी तो देती, ऐसा कर सोचकर उनकी आंखें भर आती, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और एक चीज आपके क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन है कि हरिहर काका के मन में अपने भाई के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत कब से हुई। तो ये यहीं पर है कि जब वो बीमार हुए तो लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको अपनी जरूरत की चीज का काम खुद ही करना पड़ता था, तभी से उनके अंदर मोह भंग की शुरुआत हुई। आपको क्वेश्चन आंसर में भी दिखाया जाएगा। मोह मतलब प्रेम से चला देखो, मोह मतलब प्रेम। देखो आप लोगों ने मोह और प्रेम में भी अंतर है, एक तरह से देखा जाए तो। वैसे तो प्यार का ही एक शब्द मोह भी है, लेकिन मोह और प्रेम में क्या अंतर है। मोह का मतलब होता है कि मोह का मतलब होता है कि जब इंसान अपने बारे में सोचे, वैसे यहाँ पर उससे रिलेशन नहीं। चलो, मोह मतलब होता है प्यार। प्यार का कहाँ से खत्म हुआ, भंग मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो जब उनका कोई ध्यान नहीं देगा, अभी आप किसी के लिए बहुत कर रहे हो और वो आपका ध्यान नहीं देगा तो उसके प्रति आपका प्यार कम हो जाएगा ना। तो मोह भंग मतलब प्यार खत्म होना, ठीक है। तो हरिहर काका के अंदर मोह भंग की शुरुआत तब से हुई जब वो बीमार हुए, उनको कोई पूछने नहीं आया, तब से उनके अंदर मोह भंग की शुरुआत हुई। वो क्वेश्चन आंसर में लिखाया जाएगा। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बचके, चटनी, रायता आदि बने। अभी एक चीज आप लोग को पता है, अभी क्या है कि हम लोग कुछ भी कभी भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तभी बनेगा। जब जो मन आया खा लिया, बना लिया, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर दिया, वो सब हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल डेली का नॉर्मल खाना रहता था और कोई गेस्ट आता था तो कुछ अलग अलग डिफरेंट चीजें बनती थी, अच्छी अच्छी चीजें, टेस्टी चीजें बनती थी। ये पहले के समय का था। तो हरिहर काका को क्या लगा कि उनके घर में उनके भतीजे का दोस्त आया है तो टेस्टी खाना बनेगा और मुझे भी मिलेगा। क्यों? अच्छा ये बताओ, बीमार होने के बाद
क्या खाने का मन होता है? अच्छा, हाँ, स्पाइसी हो, मतलब अलग अलग टेस्ट वाला हो, ऐसा मन होता है ना। तो उसी तरह से हरिहर काका बीमार थे। अब वो जब सही हुए और उनके भतीजे का वो दोस्त आया तो उनको लगा कि घर में अब टेस्टी चीजें बनेगी, मुझे भी मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा है। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। उनको लगा कि वो आया है तो अच्छी चीजें बनेगी तो मुझे भी मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ कि ये आ गया। अभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि कोई गेस्ट आएगा तभी ये आपको खाने का मिलेगा और वो आ गया तो आप खुश हो गए ना, बहुत अच्छा हुआ ये आ गया, अब तो मुझे भी खाने को मिलेगा। अगर ऐसा हो आज के समय की बात करें तो उस तरह से उनको बहुत खुशी मिली कि चलो वो आया है तो मुझे अच्छी चीजें खाने को मिलेगी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, मतलब तीनों भाई आए और खाकर चले गए। उनको लगा कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। दवनी हो रही थी, खलिहान में चले गए, दवनी हो रही थी। खलिहान बताया था ना बेटा, जहाँ पर वो सारे अनाज को कट करके लाके इकट्ठा रखते हैं ना, वो खलिहान बोला जाता है। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। यहाँ तक क्लियर? समझ आया मानव? ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में? चलिए आगे देखिए। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। अब क्या था, सब उनके भाई भी खाकर चले गए, घर के सब लोग खा लिए और हरिहर काका को ये तो हद हो गई ना एकदम से, तो वो पूछने भी नहीं गया। हरिहर काका क्या दालान से वो हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। क्या दिया? भात, मट्ठा और भात समझ में आता है, मट्ठा मतलब छाछ और अचार तो अचार होता ही है। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग। अब उनको तो बहुत गुस्सा है, कहाँ वो मन में कल्पना कर रहे थे टेस्टी खाना मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा, और कहाँ उनको ये मिला। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। छन्न की आवाज, तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, हाथ बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो, अब गुस्से में उन्होंने, गुस्सा लगती है इंसान को ना, एक तो बीमार थे, ऊपर से टेस्टी खाने का मन में सोच विचार बनाया। अभी मान लो आपकी मम्मा ने बोल दिया कि ठीक है आज तुम ये कर लो, कल मैं तुमको बहुत अच्छी चीज बाहर से जो भी आपको पसंद है वो मंगा कर खिलाऊंगी, और दूसरे दिन वो कुछ ऐसा इधर उधर कुछ, अच्छा चलो आज ये खा लो, लौकी की सब्जी बना के रख दिया, तो फिर आपको क्या गुस्सा आएगी ना। तो उनके जैसा पटकना नहीं है थाली, लेकिन गुस्सा तो सबको आती है, और वो बीमार है, बीमार रहने पर तो अभी कुछ ऐसा कुछ तो टेस्टी टेस्टी खाने का मन होता है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, पटका। और गुस्सा उनको क्यों आई? क्योंकि उनकी इतनी जमीन इन लोगों को मिल रही है, उसका अनाज ये लोग खा रहे हैं और उसके बाद में उनको ढंग से टाइम पर खाना नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए वो गुस्सा होकर बोलते हैं, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, इसमें तो मैं 2-4 नौकर रखूं, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रखूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आगे। उनको गुस्सा आई कि इतना मेरा है, ये लोग खा रहे हैं और मेरे ही उस पर आराम कर रहे हैं, और फिर गुस्से में बोलते हैं कि अब मैं तुम सबको बताऊंगा, मतलब गुस्से में अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है मतलब वो अनाथ नहीं मतलब ऐसा ना सोचे कि उनका कोई नहीं है, वो रख सकते हैं, है ना। अभी क्या है, इंसान ना ऐसे जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, धन होगा, जमीन होगी, वो 2-4 इंसान को नौकर रख लेगा या 1 ही 2 को रख लेगा, तो वो बनाएगा खिलाएगा तो टाइम से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मानवता थी उनकी कि वो अपने परिवार के साथ, कि चलो भाई की फैमिली हमारी भी फैमिली है, साथ में रहेंगे, अपना खेत भी उनको दे दिए कि सब साथ में रहेंगे, इससे क्या एकता बनी रही, है ना। लेकिन जब इस तरह से हुआ तो उनको गुस्सा आई और उन्होंने ऐसा बोला कि अब तुम सबों को देख लूंगा, मतलब उनको कहने का कि अब मैं अलग हूँ, या जो भी बोलना चाहते थे उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब जिसके पास
ज्यादा धन होती है, उसके बाद उसके ऊपर किसकी नजर रहती है? सबकी नजर रहती है कि किस बहाने से इसका धन मुझे मिल जाए, किस बहाने से इसका, सबकी नजर रहती है। और खास करके जब उनका कोई नहीं है, ऐसे समय में ठाकुर बाड़ी के महंत की नजर भी हरिहर काका की जमीन पर थी। ठीक है, इसमें 3 लोग आए हैं, एक तो महंत आया है, हरिहर के भाई तो थे ही थे, और एक नेता भी बाद में आपको चैप्टर में बाद में वो भी दिखेंगे। यहाँ तक समझा सबको आप लोगों को बेटा? हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान, मतलब ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे उनके दालान में विराजमान, मतलब वहां पर उपस्थित थे। वार्षिक कुमार के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वार्षिक कुमार मतलब साल में एक बार पूजा पाठ कुछ ऐसा मंदिर में होता था, उसके लिए कुछ सामान लेते, पूजा पाठ के लिए ना सामान लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। अब क्या हुआ, पुजारी बैठे थे और वहां वो गए ठाकुर बाड़ी और उन्होंने सारी बातें महंत को बता दी। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। क्यों शुभ महसूस हुआ? क्योंकि देखो, जब आपस में एकता होती है तो बाहरी लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जब आपस में विवाद होता है और ये मतभेद होता है तो बाहरी बहुत उसका फायदा लेते हैं। आपने एकता का बल पढ़ा है ना? तो उसी तरह से महंत के मन में पहले से ये बात आ रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको था कि हरिहर के भाई और हरिहर एक साथ है, मैं कैसे बोलूं, हरिहर को बुरा ना लग जाए। लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि हरिहर अपने परिवार से, भाई के परिवार से गुस्सा है, भाइयों से गुस्सा है, तो उनको मौका मिल गया उनको और भड़काने का। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण मतलब उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। हरिहर गुस्से में थे और वो कहाँ जा रहे थे? खलिहान में जा रहे थे, अपने भाइयों के पास। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते गए। अब हरिहर, महंत को क्या लगा कि हरिहर अगर अपने भाइयों के पास जाएगा, भाई माफी मांग लेंगे, हो जाएगा, तो फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। इसलिए वो हरिहर को उनके भाई के पास नहीं जाने दिया, अपने साथ कहाँ ले आए? ठाकुर बाड़ी ले आए, और फिर लाकर उनको भड़काना शुरू कर दिए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। ऐसा सब करके वो हरिहर को भड़का रहे हैं, किसके खिलाफ? भाइयों के खिलाफ, ताकि हरिहर अपनी प्रॉपर्टी, अपना खेत उनको दे दे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन में तुम्हें पूछेंगे तब। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करते, लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। अब यहाँ पर महंत ने क्या बोला? बोल दिया कि तुम्हारे भले के लिए तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन संकोच की वजह से, हिचक की वजह से नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। वैकुंठ मतलब स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। उन्होंने क्या बोला कि जो साधु, अभी क्या उसको मीठी मीठी बातों में लेकर उसको फंसाने का है ना, तो खूब अच्छे से बता रहे हैं। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी।
एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। सिर आंखों पर रखना ये भी मुहावरा है। बहुत सम्मान। बहुत सम्मान से। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत ना जाने दो। अकारत मतलब बेकार ना जाने दो, व्यर्थ ना जाने। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। एक भर दोगे मतलब ईश्वर को एक दोगे तो 10 पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। अब इतना सब बोलने के बाद क्या बोलते कि मैं अपने लिए तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुमको बता रहा हूँ। अब ये बताओ क्या महंत सही बोल रहा है? नहीं, वो भी चालाकी में था, क्योंकि जितना वो प्रॉपर्टी वहां पर जाती थी, ठाकुरबाड़ी को जितना धन मिलता था उसमें वो लोग क्या करते थे, मिल बांट कर मस्ती करते थे, खाते पीते थे, अच्छे से पड़े रहते थे। जैसा कि लेखक ने बताया ना कि वहां पर रहने वाले काम धाम तो कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या करते, बातें बनाते, खाते पीते और बातें बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर? आप लोगों को Yes, बेटा ma'am. चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। अब हरिहर भी अभी आप गुस्से में हो, हाँ, किसी दोस्त से लड़ाई हुई है और दूसरा दोस्त उसका फायदा ले रहा है, तो उसको छोड़ो ना, वो तो बहुत ऐसा है वैसा है वैसा है, तो थोड़ी देर के लिए आपके मन में भी आएगा सही बोल रहा है वो, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सच में बहुत गंदा है, आता है ना, भले वो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र हो, क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा आएगी, छोड़ दूंगा, नहीं बात करूंगा। तो ऐसे ही हरिहर काका को लग रहा था कि महंत जो है वो उसके भले के लिए बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत हो। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो कुछ तो तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब ये चीजें किसके, हरिहर के दिमाग में आने लगी। अच्छा, कोई बात आपसे कुछ कह रहा है तो आपके फेस से उसको पता चलेगा ना कि आप उस बात को एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फेस से पता चलने लगता है। तो अब यहाँ पर हरिहर मन में तो ये सोच रहा है कि सही तो कह रहे हैं, सही तो, लेकिन वो भाई के खिलाफ भी नहीं जा पा रहे, मतलब दिमाग में तो आ रहा है कि सही कह रहे हैं, लेकिन भाई के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे कि भाई को गलत बोल के कह दें हाँ ठीक है मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। देखो आगे वो क्या सोच। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले, लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। मतलब इतना सब सोचने के बाद भी वो मुंह से ये नहीं बोल रहे थे कि हाँ ठीक है मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर इतना सब सोचने के बाद भी मन में ये सोचता है कि भाई का परिवार अपना ही परिवार, तो लोग बोलते हैं ना ब्लड का रिलेशन, उनका रिश्ता भाई के लिए यही होता है ना, ब्लड रिलेशन। तो वही उन्होंने कहा कि भाई के परिवार को ना देकर किसी और को दे देना धोखा और विश्वासघात होगा। यहाँ तक क्लियर? अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रक्रिया जानने के लिए, अब हरिहर ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन महंत चालाक है, चालाक लोग बहुत दिमाग लगाते हैं ना, सीधे साधे तो जो बात होती है मुंह से बोल देते हैं, और चालाक लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। तो महंत ने सारा कुछ बोलने के बाद किसको देखा, हरिहर को देख रहे हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं, इनके मन में चल क्या रहा है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। किसके लिए ये बातें हैं? हरिहर के लिए। हरिहर के लिए कि मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में जो विचार चल रहे थे, यहाँ पर है ना बेटा, उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत के अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। मतलब महंत को समझ में आ गया कि हरिहर अपने भाइयों के खिलाफ जा रहा है, मतलब वो सही सोच रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ।
अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उनको लगा कि अब तो मैं सफल हो रहा हूँ, अब मेरी बात ये मान जाएंगे और मैं सफल हो जाऊंगा। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। अब उनको समझ में आया कि हरिहर हमारी बात मान जाएंगे, तो तुरंत उन्होंने 2 लोगों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम कर। जब उनको लगा कि हरिहर उनकी बातों में आ रहा है, तुरंत पलट जाता कि नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा, भाइयों को दूंगा, तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन उनके भाव से लगा कि हाँ शायद ये मेरे फेवर में आ जाएगा, मेरे साथ आ जाएगा, मेरे पक्ष में और मुझे दे देगा। तो उन्होंने सेवकों को बुलाकर और फिर एक कमरे में अच्छा सा बिस्तर लगाकर उनको आराम करने के लिए कहा। फिर तो महंत जी के कहने जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे पे पलंग पर जा लिटाया। हरिहर काका मना कर रहे थे, फिर भी वो सेवक, क्यों? क्योंकि सब मिले हुए थे, सबकी नजर उनकी खेत पर थी और आपस में बात करते होंगे ना कि उनकी जमीन मिल जाती, उनकी जमीन मिल जाती, तो ऐसा करके वो सबको पता था। तो जैसे ही महंत ने बोला, सेवक उनको ले जाकर अच्छे से मना करने के बाद भी ले जाकर लेटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। समझ में आया कि सबको ठाकुरबाड़ी में सबको ये पता था हरिहर के बारे में, तो वहां पर खुशी फैल गई, चहल पहल हो गई, मतलब सब खुश हो गए कि हरिहर अब पकड़ में आ गए हैं और अभी ये तो ऐसा कर देंगे कि अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देंगे और सब अच्छे से और आराम से रहेंगे। ऐसा सोचकर सब उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो गए और सब खुश हो गए। ठीक है, समझा इतना? क्लियर ना? आगे देखिए। इधर शाम को हरिहर काका के भाई, क्या हो गया? ठंडा लग रहा है? कहाँ से? इधर से बंद होता है ऐसी? मुझे तो आइडिया भी नहीं है। ये है सेंटर, ये वाला नीचे एक ही तो चल रहा था, वो तब भी ठंडी लग रही। क्यों? अच्छा, सुबह से बैठे हो ना कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा ये बस 5 मिनट, कितना 10 मिनट है। इधर शाम को क्या हुआ? सबको नींद आ रही है? चलो थोड़ी देर से, मैं इतनी देर से आप लोगों को भी नींद आने लगी? थोड़ा सा चेंज करती हूँ, नहीं तो हरिहर काका सुन के। हाँ, नींद आ रही है? नहीं मैम, नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आती मैम। नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं। सुबह से नहीं उठे हो? कितनी देर तक सोए हो? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा सो के नींद पूरी हो गई? थोड़ा सोया करो बेटा, हाँ ना, नींद अभी पूरी लो। और आप लोग, नींद आ रही है? बहुत आ रही है। घर जाके उड़ जाएगी, अभी यहाँ आ रही है, घर जाके उड़ जाएगी क्लास में वो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया, नहीं तो वो लग रहा होगा ना कि लोरी सुना रहे हो। और बताइए फिर, समझ में आया अभी तक का? मीरा के पद समझ में आ गया? आप लोगों को भी मीरा के पद समझ में अच्छे से आ गया? यस मैम। हाँ मैम। अगर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर पूछ लेना, डाउट क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वर्ड मीनिंग तो मेन है आपका, वर्ड मीनिंग अगर लिख लोगे तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन आंसर से भी बेटा जितना लिखाया है वो तो लिखना ही है, बाकी के पढ़ के रखना उसके क्वेश्चन आंसर। नर्सिंग के बारे में कभी पूछ लिया एग्जाम में, या फिर और कौन है, प्रहलाद के बारे में कभी पूछ लिया, तो आपकी बुक में है वो। वैसे तो आप सबको पता है ना कि नर्सिंग कौन था, कैसे क्या हुआ था, प्रहलाद हो गया, वॉल्यूम में है, वो सब पढ़ के रखना। चलो शुरू करूं? नींद भागी? बस गई नींद? सुबह से हिस्ट्री, मैं भी सैटरडे की होगी ना, कौन है 3 बजे? एक चैप्टर हुआ था। चलो यही पर
अभी इधर क्या हुआ, वहां पर वो लोग ठाकुरबाड़ी के लोग एकदम खुश हैं कि हरियर पकड़ में आ गया है, व्यवस्था हो रही है खिलाने पिलाने। उनका क्या होता है ना, वो जब बकरे को काटना होता है ना, तो हलाल करना जो भी बोलते हैं, तो उसको पहले क्या करते हैं, खूब फूल माला चढ़ाकर फिर उसको क्या खिलाने पिलाने का नहीं पता, लेकिन फूल माला मैंने देखा है, उसका टीका उका लगा के बांध कर रखते हैं। उसी तरह से हरियर काका का यहाँ पर हरियर काका को क्या कर रहे हैं, खूब उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। और अब भाइयों को जब पता चलेगा तो उन लोगों को अलग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबको पता है कि हरियर काका मतलब वो सोने की मुर्गी है, अगर कोई उनको ले गया तो मतलब वो माला माल हो जाएगा। तो भाई लोग भी देखो क्या करते। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर भी खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। उनको आने पर पता चला कि हरियर गुस्से में गए हैं और वो महंत उनको ले गया। तब घर पहले तो अपनी पत्नियों पर बरसे मतलब खूब गुस्सा किए कि तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, खिलाया पिलाया नहीं, जो भी गुस्सा किया होगा। और फिर चिंता मग्न हो गए, फिर चिंता में बैठ गए कि महंत ले गया है और महंत के बारे में सबको पता होगा, तो चिंता करने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। अब हरियर काका को ले जाकर महंत वहां उनसे क्या बात कर रहा है, ये बात भी उन लोगों को नहीं पता थी। फिर भी लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंका और बेचैन हो रहा था। मतलब कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो शंका कर रहे थे, बेचैन थे, परेशान थे, क्योंकि वो उनको पता था कि महंत ले गया है तो अपने चंगुल में फंसाएगा, मतलब अपने तरीके से उनसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। और गुस्से में गए हैं, कहीं हरियर उनके नाम ना कर दे, इस बात से वो बेचैन थे। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए भी लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। शाम होकर एकदम अंधेरा होने लगा तो तीनों भाई कहाँ पहुंचे, ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। अब क्या था, हरियर काका मना करे या हाँ करे, उससे पहले महंत आ गए बीच में। और उनको था ना कि हरियर चला ना जाए, उसके पहले उसको अभी क्या है, पूरी तरह से आपको कन्विंस करना है, तो पकड़ के रखेंगे ना, नहीं तो आप यहाँ से निकले तो वहां जाकर पता चला कि कोई और आपको कुछ और बहका दिया, उसमें आ गए, तो उसको पकड़ के, इसलिए वो हरियर काका को नहीं जाने देना चाहते थे। तो उन्होंने, हरियर काका तो नहीं बोले, उसके पहले महंत ने बोला, आज हरियर को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। उन्होंने और तो कुछ नहीं बोल सकते थे, तो इस तरह से उनको समझाया कि बीमारी से उठा है, मन अशांत है, थोड़े दिन मतलब एक दिन भगवान के पास रहेंगे, उनकी शरण में रहेंगे तो उनकी मन को, आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे करूं, 3 लाइन है, चलो ये करके फिर यहाँ से टिका। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। अंततः मतलब अंत में गांव के और लोग भी कहने लगे, महंत ने भी कहा, कई लोग जब बोलने लगे तो फिर इन लोगों को क्या हुआ, निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। लेकिन रात भर वो सो नहीं पाएंगे, बेचैन रहेंगे। बेटा यहाँ पर टिक लगा लो और नेक्स्ट लेक्चर पूछूंगी तो आप लोग बताओगे, ठीक है? चलो आज इतना हो गया, काफी हो गया। अभी थोड़ी देर बैठना जब, तो अलग अलग चैप्टर को सोचना, नहीं तो हरियर काका, मीरा के पद और साथी को इकट्ठा बना के मत रखना, अलग अलग सोच लेना, ठीक है? हरियर काका तो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी मीरा के पद तो आ चुका है और इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, बाकी के क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक? होमवर्क कर ले बेटा, आपका नोटबुक नहीं चेक हुआ है ना, होमवर्क करके ले आना बेटा। आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट लेक्चर का याद रखना, ठीक? टाइम पर आ जाना बेटा। चलो बाय। Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, can we leave? Yes, yes, बेटा, yes. Okay, ma'am. Thank you. हम वाटर
ऊपर है हाँ ऊपर है। ये थर्ड फ्लोर के ऊपर जाओगे तब ये सेकंड है इसके ऊपर थर्ड हाँ बात सही है तो ऐसे नहीं जाना ये क्वेश्चन आपने इसमें नहीं लिखा ये भी पूरा नहीं लिखा बेटा वो पानी के लिए बच्चे जाते हैं इसलिए वहां पर जाने पर हाँ हाँ यहाँ से क्लास पीछे वॉल्यूम